गाइस वेलकम बैक टू ओन चैनल बुक्स रिव्यू। सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों को एक सैंपल पेपर को अच्छे से डिस्कस करना होता है, एनालिसिस करना होता है उसको कंप्लीट करने के बाद। काफ़ी बच्चे सैंपल पेपर्स तो कर लेते हैं बट उसका अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर आप लोगों को अपनी गलती मालूम नहीं पड़ेगी और आप उसके ऊपर काम ही नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है फिर। आप लोगों को अगर अपनी गलती मालूम पड़ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी सुधारो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सैंपल पेपर्स आपको करने भी ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर्स नहीं करोगे तो आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एक सैंपल पेपर को फिनिश करने के बाद आप लोगों को उसका एनालिसिस करना होता है और अपनी गलतियों को किस तरीके से निकालना होता है। एक समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सैंपल पेपर लिया हुआ है फिज़िक्स का, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने पहले देखे भी होंगे और पहले नहीं भी देखे होंगे। काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस भी है सैंपल पेपर में और मुझे सैंपल पेपर काफ़ी अच्छा भी लगता है। सबसे पहले सेक्शन ए दिया है, जैसे आपने काफ़ी अच्छी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करा। सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में टाइमर लगा लें। बिना टाइमर के नहीं करना है क्वेश्चन पेपर को। 2 घंटे का टाइमर आप लोगों के फ़ोन में होना चाहिए और जैसे ही आपका टाइमर स्टार्ट होता है, आपको अपना पेपर भी स्टार्ट कर देना है। अपने को 15 मिनट्स रीडिंग टाइम भी देना है। कोशिश करें जो रीडिंग टाइम है, उसके अंदर आप लोग 2 मिनट के अंदर पूरा पेपर को एक रिकैप ले लें कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन करने हैं 2 से 3 मिनट में, और बाकी के समय में 10 मिनट के अराउंड आप अपने सेक्शन ए के जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करें। बिना कोई भी कहीं लिखे आप पेपर पे या अपनी पेंसिल से कर सकते हो थोड़ा बहुत रफ, लेकिन उसमें लिखना नहीं है कुछ भी आपको शीट में अपनी। कोई भी आप शीट ले लीजिएगा। आप लोगों को सबसे पहले अपना सेक्शन ए कंप्लीट करना है। करीबन 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों को अपना पूरा पेपर फिनिश अप कर देना है। उसके बाद जो-जो क्वेश्चन नहीं आए उन आधे घंटे में करना है, पेपर को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है। आप लोगों को आदत डालनी होगी कि आप पेपर को अच्छे से रिवाइज़ करो। अगर पेपर को रिवाइज़ नहीं करोगे, डेफ़िनेटली आप लोगों की काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स होंगी और अगर पेपर रिवाइज़ नहीं हुआ तो आप लोगों के काफ़ी सारे मार्क्स कट भी जाएँगे। आपको आता भी होगा तब भी आपके मार्क्स कट जाएँगे। आखिर के 5-10 मिनट में पेपर को भी अच्छे से देख लिया करो कि कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे ही 6-7 पार्ट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम 5 से 6 पार्ट कर लेते हैं और आखिरी वाला पार्ट नहीं देखते हैं। हमारे दिमाग में आगे के क्वेश्चन का चल रहा होता है और हम उस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 3 है यहाँ पे, इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट हैं। इसके अंदर 7 पार्ट टोटल गिवन है। काफ़ी बार होता है कि आप 6 पार्ट कर लेते हैं, 7वें पार्ट को आप छोड़ देते हैं, या फिर 7वें पार्ट को करने के बाद उसके आप ए और बी वाले कंपोनेंट को कर लेंगे, सी को छोड़ देंगे, दिखेगा ही नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से देखनी है, स्पेशली सेक्शन बी में। एमसीक्यूज़ में रिकमेंडेड नहीं है कि आप बार-बार देखो जाके। एक बार जो एमसीक्यू हो गया, वो हो गया। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय मत दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका 2 से 3 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लग रहा है, उसको मत करो, फिर बेकार है वो करना। उसको आखिर के लिए छोड़ दो, जिसमें आप कम से कम टाइम में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। पेपर को अटेम्प्ट कर लेने के बाद अब जब आपके हाथ में शीट है, तो आपको आपका जो सैंपल पेपर था उसके जहाँ पे भी सॉल्यूशन आपके पास है, ऐसा कोई सैंपल पेपर नहीं करना जिसमें आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन ना मिले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कोई सैंपल पेपर आप लोगों को इस समय नहीं करना है। एक ऐसा ही सैंपल पेपर करें जिसके अंदर अच्छे तरीके से सॉल्यूशन अवेलेबल हों। जैसे ये जो बुक से मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुरुकुल बाई ओसवाल की 61 सैंपल पेपर की बुक है। इसके अंदर आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। इसका डिटेल्ड रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, ज़रूर से देखना। हमने इसका गिव अवे भी करा था। डेफिनेटली मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार ज़रूर से इस बुक को चेकआउट कर लेना। रिव्यू वीडियो की भी लिंक दे रहा हूँ, देख लेना। इसके मैं सॉल्यूशन आपको खोल के समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे इस पेपर के सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस गिवन हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। जैसे आपने कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट करा पेपर में और तुक्का लगा दिया। काफ़ी बार होता है तुक्का लग जाता है और तुक्का सही भी बैठ जाता है। काफ़ी बार आप श्योर होते हो जो आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन असलियत में वो कॉन्सेप्ट गलत होता है, लेकिन कोइंसिडेंटली आंसर आपका आ जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको अपने सॉल्यूशंस को अच्छे से देखना है कि जो आपने कॉन्सेप्ट सोचा था, क्या वही है? ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चंस को देखना है जो आपने गलत करे हो या फिर अनअटेम्प्टेड छोड़ा हो। ऐसे क्वेश्चन जो आपने करेक्ट करे हो उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है और देखना है कि क्या आपने भी यही सोच के उस ऑप्शन को मार्क करा है। अगर नहीं तो उसके ऊपर आप गोला बनाओ और उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना जब भी आपको टाइम मिले। ऐसे ही सभी एमसीक्यूज को कर लेना है। जो भी आपके अनअटेम्प्टेड थे उसको अच्छे से देखना है कि क्यों मैं नहीं कर पाया, क्या कॉन्सेप्ट वीक था या किस चीज़ में मुझे दिक्कत आई।
क्या मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो गलत था, क्या सिली मिस्टेक हुई, और उस क्वेश्चन के आगे लिखना है कि सिली मिस्टेक हुई या कॉन्सेप्ट एरर था। अगर कॉन्सेप्ट एरर है तो एक पेपर पे आप लोगों को लिख लेना है कि मेरा ये टॉपिक का, इस चैप्टर का ये टॉपिक नहीं हो पाया। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जैसे आपका चैप्टर नंबर 5 लेंस था, उस चैप्टर में आपका कोई क्वेश्चन आया पावर ऑफ लेंस के ऊपर, आपने उस क्वेश्चन को करा और वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मेरा पूरा लेंस वाला चैप्टर ही वीक है, अब मुझे ये चैप्टर दोबारा से करना पड़ेगा, तो वो गलत है। आप सिर्फ टॉपिक को देखो, जिस टॉपिक को आप नहीं कर पाए हो सिर्फ उस टॉपिक को करना है, पूरे चैप्टर को फिर से नहीं पढ़ना है, सिर्फ उस टॉपिक को। इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन 2 वाले सेक्शन पे आते हैं, जिसमें आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिया हुआ था। ये भी एक तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह ही होता है। इसके भी सोल्यूशन आप लोगों को बुक में ही गिवन है। इसमें भी आपको सेम इसी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से चेक करना है कि क्या जो मैंने करा था वो करेक्ट है नहीं है, कहाँ मैंने गलती करी। इसके बाद हम लोग आते हैं आपकी थ्योरी वाले सेक्शन पे। कोई भी थ्योरी वाला क्वेश्चन हो, जैसे ये आंसर 3 का 4th पार्ट का ए ऑप्शन में देख रहा हूँ, when the frequency of an externally applied periodic force equals the natural frequency of a body and the body begins to vibrate with increased amplitude, this phenomena is known as resonance। तो यहाँ पे जो मेन की पॉइंट्स आपके आंसर के वो हाईलाइट होने चाहिए, अंडरलाइन होने चाहिए, क्योंकि टीचर डायरेक्ट उन्हीं को देखेगा और आपको मार्क्स देगा। इसमें कोई लैंग्वेज हमें नहीं देखनी कि लैंग्वेज करेक्ट है नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की भाई वॉज की जगह वर लगा दिया, आर की जगह एस लगा दिया, वो सब हमें इतना नहीं देखना है। ये नहीं कि बिल्कुल सेंसलेस हो जाए आंसर, आंसर में सेंस होना चाहिए, जो इसमें लिखा है वही मतलब होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच नहीं होना चाहिए। बुक में तो थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में भी लिखा होता है, आप लोगों की जो लैंग्वेज है वो आपको नॉर्मली यूज़ करनी है। आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो पूछा गया है वो होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। काफ़ी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करते हैं, आंसर को बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप इंग्लिश में करो, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में करो, इन सब में ज़रूरत नहीं है। इसमें अपने आंसर को शॉर्ट रखें। फिजिक्स का टीचर जो होता है उसको जल्दी से कॉपी चेक करनी होती है, उसके पास थ्योरी पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है। तो आप हाईलाइट करो आंसर को और आगे बढ़ो। चेक करो आपके आंसर सब सही है नहीं है। आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, क्या उसमें आपने फॉर्मूला मेंशन करा है नहीं करा है, क्या यूनिट्स मेंशन करी है नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो 1/4 नंबर आप डायरेक्ट उसके काटो। और बिल्कुल भी आपको बाइस नहीं होना है अपने पेपर को चेक करते समय। आपको बिल्कुल रॉ तरीके से एक जेन्युइन टीचर की तरह आपको पेपर को चेक करना है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करनी, ज़्यादा लीनियंट चेकिंग नहीं करनी है। आप लोगों को खुद पता होगा कि आप लोगों का आंसर करेक्ट है नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व होता है तो उसकी एक वर्किंग प्रोसेस होती है और वो आपको दिखाना ज़रूरी है। अगर आपने वर्किंग प्रोसेस नहीं दिखाई तो अपने हाफ नंबर को कम से कम कट करना। इक्वेशंस लिखनी होनी चाहिए कि आपने कौन सी इक्वेशन लगाई है मोशन की। अगर थर्ड लॉ लगा रहे हो तो थर्ड लॉ लिखो, फर्स्ट लगा रहे हो तो फर्स्ट लिखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो तो वो लिखो। सब कुछ लिखना ज़रूरी है। जैसे कोई डायग्राम बना रहे हो तो डायग्राम में लेबलिंग होनी चाहिए, अच्छी तरीके से लेबलिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि कंप्लीट करना तो आपको डायग्राम, इसका आंसर आपको गिवन है यहाँ पे, जिसमें आपको कंप्लीट डायग्राम दिया हुआ है। अब आपको इसको मार्क करना था कि आपको डायग्राम को कंप्लीट करके शो करना था। तो रेकमेंडेड यही है कि आप इस तरीके से पी क्यू आर इस तरीके से लेबलिंग कर लो और फिर बता दो कि पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे, आर एस इमरजेंट रे होती है, क्यू आर इज पैरेलल टू बेस। इस तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे तो साफ सुथरा भी लगेगा और टीचर भी आपको नंबर दे देगा। याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट आंसर ही लिखना है। अब जब हमने अपनी कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी गलत हुए थे, जहाँ पे भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुआ रेदर देन सिली मिस्टेक्स, हमने एक पेपर पे लिख लिया। उसके बाद हमें उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज करना है डिफिकल्टी। बड़ा टॉपिक को आखिरी में, छोटे से छोटे टॉपिक जो है उसको आपको पहले करना है। आप ये मत सोचो कि यार ये तो आधा नंबर ही कटा था, इसमें मैं नहीं करता हूँ, वही आपके एग्जाम में आ जाएगा। वही एक छोटे छोटे स्टेप्स आपके नंबर बनाएंगे। आपको छोटे छोटे स्टेप्स को पहले करना है, बड़े स्टेप को आखिर में करना है, क्योंकि जो बड़ा स्टेप आपको नंबर देगा वो भी आधा ही देगा और छोटे छोटे स्टेप भी आपको आधा ही दे रहे हैं। हमें यहाँ पे नंबर करने हैं, हमें यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं करनी है। तो आप अपने नंबर अच्छे से बनाओ। छोटे छोटे जो भी गलतियां आपने करी पेपर पे लिखी हो, आपको टिक करना है कि मैंने यार इस चीज़ को सुधार लिया। अगले मॉक से पहले आपको सुधारना पड़ेगा। आप कम से कम मिनिमम 5 मॉक दोगे, अपने 5 सैंपल पेपर करोगे फिजिक्स के। आपकी जो पहली दूसरी की जो गलतियां हैं वो आपको चौथे पांचवें में समझ आएंगी कि हाँ मैंने सुधारी, तो मेरे चौथे पांचवें में नंबर बढ़े। पहले में अगर आपके आउट ऑफ 80 मार्क्स में से आपके मान लीजिए आए 50 मार्क्स, अब आप ये मत सोचो कि दूसरे वाले में मेरे सीधे 75 79 जंप होंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है वो चीज़। आपके अगर 50 मार्क्स पहले में आए, दूसरे में आएंगे 60, देन 65, देन 70, 75, तो आप इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। पहले में जो गलती हुई बस आपको वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। अगर आप ये करते रहोगे तो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है,
वन शॉट्स काफ़ी सारे चैनल चला रहे हो, उनके चक्कर में मत पड़ना। अपना अच्छे से पढ़ाई करो और ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको अपने सैंपल पेपर को एनालिसिस करना है। काफ़ी बच्चों के लिए नया होता है क्योंकि कभी हमने करा नहीं होता है। 10th क्लास में हम लोग पहली बार सैंपल पेपर्स को करते हैं। 9th में करा नहीं होता है, स्कूल के एग्ज़ाम्स में कोई नहीं करता है। तो अच्छे तरीके से एनालिसिस करना इसका ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लेंदी वीडियो वैसे ही हो गया है। गुरुकुल बाय ओसवाल के जो सैंपल पेपर्स हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।